नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। ये कॉन्सेप्ट क्या है और भारतीय संविधान को जानने के लिए इसे जानना क्यों जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट का इसे लेके क्या स्टैंड है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, एनालिसिस करेंगे। उससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके आप अपना प्यार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, सो प्रिएम्बल ऑफ इंडिया को जानने के लिए सबसे पहले उसका टेक्स्ट देख लेते हैं। तो उसका टेक्स्ट कहता है, और उसके टेक्स्ट को इजीली, आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा याद करना है, उसके टेक्स्ट को आपको समझना है कि वो बता क्या रहा है। जैसे कि पहला ही इसका फ्रेज है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ये और कुछ नहीं, दिस इज द सोर्स। ये सोर्स है कि प्रिएम्बल के का सोर्स है क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे, हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, एंड नहीं है, रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। मींस ये जो चार वर्ड्स हैं, पांच वर्ड्स हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो ये सारे के सारे हैं नेचर बताने वाले। यानी ये क्या बताते हैं हमें, नेचर ऑफ द प्रीएम्बल कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, हमारे संविधान का नेचर कैसा है। ठीक है, उसके बाद में जस्टिस, लिबर्टी, यहां देखिए बात किस किस की हो रही है, यहां बात हो रही है जस्टिस की, लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, तो ये 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट हुआ और उसी दिन ये हमने अपने आप को दे दिया। हालांकि प्रिएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट जरूर हो गया था, बट फोर्स में ये आया आपका 26 जनवरी 1950 को। उसके पीछे का कारण था पूर्ण स्वराज मूवमेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस का जो मीटिंग थी, नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग थी, लाहौर सेशन 1930, वहां पे पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी इसी दिन 26 जनवरी को। इसी महत्ता को रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको उस समय के लिए कहा। अच्छा, इसके कुछ पार्ट्स हालांकि गवर्नेंस को इजी बनाने के लिए इन 2 महीनों के लिए इनेक्ट हो गए थे। चलिए, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे प्रिएम्बल में 4 चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सोर्स। सोर्स कौन है, हम। नेचर कैसा है इसका, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। डेट किस दिन ये हुआ, 26 नवंबर 1949। तो अगर आप सिर्फ इस फॉर्मेट को ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। सोर्स कौन, हम लोग। एंड नेचर कैसा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। डेट क्या, 26 नवंबर 1949। बन के तैयार था, फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। तो इससे हमें यहाँ पे कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपको विजुअलाइज करवाऊं। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें बात हो रही है सॉवरेन की, है ना। अभी बात करेंगे हम लोग एक एक शब्द का मीनिंग क्या है। तो सॉवरेन हुआ, सोशलिस्ट हुआ, सेक्युलर हुआ, डेमोक्रेटिक हुआ, रिपब्लिक हुआ। आप अगर ध्यान दें तो ये सारे के सारे कैपिटल केसेस हैं, कैपिटल में लिखे हुए हैं। और उसके अलावा अगर आप एक और चीज ध्यान रखें, बीच में ना कॉमा है ना एंड है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कॉमा, एंड या ना होना और एकदम कैपिटल लेटर्स में होना, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये इंडिकेशन है कि ये सारे के सारे टर्म्स एक ही हैं, अलग नहीं है। अगर एक के साथ भी छेड़खानी होती है तो पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा,
पूरा का पूरा नेचर आपका खत्म हो जाएगा। मीन्स इंडिया सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। इंडिया सॉवरेन एंड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कॉमा और नहीं यूज किया गया और एकदम सब कुछ कैपिटल लेटर्स में। व्हाई? बिकॉज क्योंकि हम लोग ये चाहते, आप अगर सॉवरेन को अगर आपने डिसॉल्व किया तो सारा का सारा डिसॉल्व हो जाएगा, पूरा नेचर डिसॉल्व हो जाएगा। तो पूरा नेचर एक ही है, कहने का मतलब ये है। खैर, इसमें जो ये कुछ वर्ड्स हैं वो बाद में ऐड हुए, जैसे कि मैं आपको जो एक्चुअल था वो अगर प्रियम्बल आपको दिखाऊं तो वो प्रियम्बल ये था जहां पे बात हुई है सॉवरेन के बारे में, डेमोक्रेटिक के बारे में और रिपब्लिक के बारे में। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो सोशलिस्ट और सेक्युलर ऐड नहीं हुए। सोशलिस्ट और सेक्युलर हमारे एडेड नहीं है, ये 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे, ये बाद में ऐड हुए। तो इन दो शब्दों का बाद में एडिशन हुआ। उसके पीछे का कारण ये था कि हमारा जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर और सोशलिस्ट इन दोनों की तरफ इंडिकेट करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है वो। तो अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है तो क्यों ना हम इन शब्दों को भी हमारे प्रियम्बल में, जो कि इंट्रोडक्शन है, एक तरीके से प्रीफेस है, उसमें ऐड करें। दैट इज वाई बाद में इसे ऐड किया गया। और ऐड करने एक बार अमेंडमेंट हुआ है, बेसिकली हम ये कहें, और उस अमेंडमेंट के बाद में ये आपका एज इट इज यहां पे दिखाई देता है, ये वाला। ठीक है, तो अब मैं जरा यहाँ पे बात करना चाहूंगा सॉवरेन के बारे में। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि यार सॉवरेन क्या है, तो सॉवरेन का मतलब है सेल्फ रूलिंग, जिसमें बाहर का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, डोमिनियन स्टेटस ना हो। सॉवरेन का मतलब ये है, ठीक है। सॉवरेन का मतलब है कि जिसमें रूल कंट्री खुद करे, उसके लोग करें, और कोई मतलब बाहर का इन्फ्लुएंस ना हो। हमें, जैसे हम लोग हैं, इंडिया इज ए सॉवरेन नेशन, मींस हम लोगों को बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, हम लोग खुद अपने लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं ना। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब यह है कि यहां पे जो पूरी की पूरी गवर्नेंस रहेगी, डेमोक्रेटिक का मतलब यह है पूरी की पूरी गवर्नेंस लोगों की वजह से है। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, इन द वर्ड्स ऑफ ग्रेट लेट यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। सो डेमोक्रेटिक नेशन होने का मतलब ये है। नेक्स्ट, अच्छा, अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करें ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने आरसी पौडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994, आरसी पौडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में ये बात कही थी that democracy ensures people's powers and equal participation of all citizens in politics। तो ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है और यहां से उन्होंने ये बात कही है, व्हाट, कि डेमोक्रेसी से सभी लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एंड जो लोग हैं, जो हर एक पर्सन है, सिटीजन है इंडिया का, वो गवर्नेंस में इक्वली, पॉलिटिक्स में इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा। डेमोक्रेसी की हालांकि दो फॉर्म्स होती हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें लोग खुद आते हैं, इसके टूल्स हैं अलग अलग, लाइक प्लेबिसाइड भी इसका एक टूल है, रेफरेंडम भी इसका एक टूल है, और जिसकी मदद से लोग अपना गवर्नमेंट चलाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास पुल बैक का भी एक ऑप्शन होता है कि कोई पसंद नहीं आया रिप्रेजेंटेटिव, उसको वापस बुला लो। तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। दूसरा है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये हमारे कंट्री का नेचर है, इंडिया के लिए है। ये इंडिया के लिए इसीलिए क्योंकि हमारा जो नेशन है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन वाला है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ नहीं हो सकती। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर आपको किसी नेशन में देखनी है तो वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में आपको जरूर डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। खैर, रिपब्लिक, अब रिपब्लिक का मतलब क्या है, ये बहुत अहम है कि हमारा जो हेड है वो हम में से ही कोई चुना हुआ है और हम ही लोगों ने चुन के भेजा है, कोई मोनार्कियल हेड नहीं है। मोनार्कियल हेड का मतलब ये हुआ कि कोई किंग नहीं है, देयर इज नो एरिस्टोक्रेसी, देयर इज नो किंगशिप, है ना, हम में से ही कोई चुन के गया है और हम ही लोगों ने उसे चुना है।
तो ये है रिपब्लिक का मतलब। कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है साहब यहाँ पे, और जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सारे के सारे सिटीजन्स के लिए ओपन है। रिपब्लिक का मतलब ये है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट ये बहुत ही अहम शब्द है, ये बहुत ही अहम शब्द है। सोशलिस्ट एक ऐसा शब्द है जिसपे अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा रहती है। तो सोशलिस्ट का मतलब ये है कि जो फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म है उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इनइक्वालिटी हटाना चाहते हैं, चाहे वो इनकम में हो, स्टेटस में हो, या फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ में हो। तो इन्हीं चीजों को हटाना, लाइक एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हटाना, इनकम हो, स्टेटस हो, चाहे स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ हो। यही स्टेटमेंट था डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट का। और एक चीज और, हम लोग मार्क्सियन फिलॉसफी को फॉलो नहीं करते। जो कार्ल मार्क्स की दी हुई मार्क्सियन फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग फॉलो नहीं करते। कैसे? उनका कहना है कि सब कुछ स्टेट विल ओन, राइट, एंड स्टेट विल डिसाइड एंड स्टेट विल डू एवरीथिंग, बट इंडिया फॉलोज गांधीयन सोशलिज्म और फाबियान सोशलिज्म। जैसा कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हम लोग अबॉलिश नहीं करेंगे, यू कैन ओन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट नेशनल इंटरेस्ट में वी कैन कॉन्फिस्केट इट, द स्टेट कैन टेक इट अवे, और द स्टेट कैन एक्वायर दैट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। आपको दुख लगेगा, लेकिन बाकी सबके लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसीलिए इंडियन सोशलिज्म फाबियान सोशलिज्म है, मार्क्सियन सोशलिज्म नहीं है, और गांधीयन सोशलिज्म नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो कभी मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आप मार्क्सियन टाइप्स ऑफ सोशलिज्म पे वीडियो जानना चाहते हैं या नहीं। तो कॉन्सेप्ट ये है कुल मिला के कि जो कैपिटलिज्म है वो बहुत ही एक बड़ा ब्रिज बनाने वाला फैक्टर है रिच एंड पुअर के बीच में, और गवर्नमेंट को, स्टेट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रिज दैट गैप, उस गैप को खत्म करने के लिए। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है। हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है जो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि रेवोल्यूशन आना चाहिए एंड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंको, जो कैपिटलिस्ट हैं उसको पूरा अबॉलिश कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे उनमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया और रिफॉर्म्स लाके सोशलिज्म को कहीं ना कहीं थोड़ा दरकिनार करके अब हम लोग कैपिटलाइजेशन, या हम यूं कहें कि कैपिटलिज्म की तरफ अप्रोच करना शुरू किए 1991 के बाद से। नाउ एक और वर्ड है इसमें, सेक्युलर। ये आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है यार, और सेक्युलर इसीलिए बिकॉज देर आर नाउ टू विंग्स, राइट विंग्स एंड लेफ्ट विंग्स। आप चाहते हैं राइट विंग लेफ्ट विंग के बारे में जानना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो सेक्युलर यहाँ पे क्या बताता है? सेक्युलर का मतलब ये है कि जो हमारा स्टेट है, स्टेट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनियन ऑफ इंडिया, एंड दिस स्टेट प्रोटेक्ट्स ऑल द रिलीजन्स इक्वली। सारे रिलीजन्स हमारे स्टेट की नजर में इक्वल है, सबको वो प्रोटेक्ट करेगा, और कोई भी रिलीजन स्टेट रिलीजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल थियोक्रेटिक कंट्रीज हैं लाइक ईरान, है ना, पाकिस्तान को भी हम लोग थियोक्रेटिक तो नहीं, वो थियोक्रेटिक तो नहीं है, एक आइडियल मॉडल ऑफ थियोक्रेसी नहीं है, बट यस दे होल्ड अ स्टेट रिलीजन नोन एज इस्लाम। इस्लाम को वो स्टेट रिलीजन मानते हैं। तो ये कंट्रीज कैसी कंट्रीज कहलाएंगी? ये सेक्युलर नहीं है, दे आर नॉट सेक्युलर, इनका एक स्टेट रिलीजन है, बट इंडिया इसको फॉलो नहीं करता। हम लोगों का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, स्टेट की आइज में सब कुछ, सारे रिलीजन एक हैं और सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। सेक्युलर का मतलब ये है। तो ये 5 जो शब्द हैं ये बिना किसी कॉमा के कैपिटल लेटर्स में, इसका मतलब द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक कंट्री। नाउ अब बात करें हम लोग जरा ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स में आप देखें यहां पे है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जब भी जस्टिस की बात होती है
तो हम लोग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करेंगे। एक एक को अगर मैं यहाँ पे बताऊं, तो सोशल जस्टिस का मतलब है कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि जिसको हमने आइसोलेट कर दिया। कोई भी वर्ग या कोई भी व्यक्ति विशिष्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको हम आइसोलेट करके चल रहे हैं। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल ऑन द सोशल ग्राउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी या फिर अछूत प्रथा को हमने अबॉलिश किया, तो हम लोग सोशल जस्टिस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है और इकोनॉमिक रिफॉर्म सबके लिए बराबर है। इकोनॉमी सबके लिए एक बराबर अवसर प्रदान करे, इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस की अगर बात की जाए, तो कोई भी डिस्टिंक्शन ना हो मैन एंड मैन के बीच में। मींस किसी व्यक्ति को हम फेवर करें, किसी व्यक्ति को हम लोग डिस्क्रिमिनेट करें, यही पॉलिटिकल जस्टिस का एब्सेंस कहलाता है। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस एब्सेंस ना हो, इसका मतलब ये हुआ कि सबको समान पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का मौका मिले, चाहे वो यूनिवर्सल सफरेज ही क्यों ना हो। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होती है? जो भी 18 साल से ऊपर है दे कैन वोट। तो इंडिया फॉलोज दिस, राइट? तो हम लोग पॉलिटिकल जस्टिस देते भी हैं। एंड दिस वाज स्टेटेड इन लिलिथ थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 बाय आवर ग्रेट डियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यू शुड नो, जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज द गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि नेक्स्ट क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो तीन शब्द है ना, सबसे पहले ये जान लीजिए, ये तीनों के तीनों शब्द, ये जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, ये तीनों के तीनों शब्द, ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने उठाए हैं यहां से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। क्यों? फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आपने थोड़ा सा भी उसके बारे में आपने पढ़ा हो या उसके बारे में जानकारी हो, तो वहां पे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पे बहुत बात होती थी। ठीक है, मैं बताऊंगा वो क्या है। अच्छा, अब जब बात चली है बोरो करने की, तो मैं बता दूं आपको कि जस्टिस जो है, ये एक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हम लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन से उठाया था, है ना। दिस वाज बोरोड फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। और ये जो तीन है बाकी के, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से है। लिबर्टी कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट्स, ये सब कुछ बहुत ज्यादा चर्चा में है आजकल। हम लोग देख सकते हैं बार बार ये क्लैशेस होते हैं, स्पेशली बिटवीन मीडिया हाउसेज एंड पॉलिटिकल पार्टीज। सो फेथ रखना, कुछ भी वर्शिप करना किसी को भी, या फिर हम यूं बोले आपके जो भी थॉट्स है, जो भी आप जिस भी तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हो, लिबर्टी कहता है कि आपको पूरा अधिकार है, राइट। इक्वालिटी, इक्वालिटी कहता है स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की आपको बराबरी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस किसी के लिए नहीं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये नहीं कि ए को हम लोग लड्डू खिला रहे हैं और बी जो है वो बैठा बैठा मुंह ताक रहा है। नहीं, इक्वालिटी सबके लिए, स्टेटस भी, अपॉर्चुनिटी भी, है ना। अपॉर्चुनिटी भी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल कहता है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। प्रियम्बल ये कहता है, इसका मतलब ये है कि फीलिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम सब लोग एक ही सॉइल के, एक ही लैंड के, एक ही हम यूं कहें जमीन के पुत्र या पुत्रियां हैं, है ना। एक ही जमीन के हम लोग हैं। एक फीलिंग, ऐसी फीलिंग कि वी बिलोंग टू अ सेम मदरलैंड, आवर मदरलैंड इज सेम, सो दैट फीलिंग इज नोन एज फ्रेटर्निटी, राइट। इसी फ्रेटर्निटी की बात डिग्निटी से रिलेटेड है, क्योंकि सभी जब इस बात को फील करेंगे तो फ्रेटर्निटी फीलिंग सबके अंदर रहेगी और हर एक पर्सन दूसरे की डिग्निटी से खिलवाड़ नहीं करेगा और डिग्निटी मेंटेन रहेगी। ये एक बहुत ही अहम बात है ना। और इसीलिए इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल भी किया गया। सो प्रियम्बल की अगर हम लोग बात करें, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, तो प्रियम्बल हमारा प्रियम्बल हमारा जो बात करता है, वो सबसे पहले बात करता है सोर्स की।
और सोर्स कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद में वो बात करता है ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, SSDR, राइट। और उसके बाद में ये बात करता है कि ये तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे, और उसके बाद में कि हम लोग ऐसा मीन्स नेचर था ये, दैट वाज द नेचर, माय मिस्टेक, सॉरी, दैट वाज द नेचर। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? जस्टिस, जो हमने उठाया था रशियन रेवोल्यूशन से, है ना, हमारा फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी, ये हमने उठाया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और डेट क्या थी? 26 नवंबर 1949। इसको हमने इनेक्ट फोर्स में लाना 1950 में क्यों किया? बिकॉज उसके पीछे एक कारण था। उसके पीछे कारण ये था, द वेरी 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 फेमस 1930 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी और डोमिनियन स्टेटस पे काम नहीं चलेगा। उससे पहले हमारी लड़ाई डोमिनियन स्टेटस पे चलती थी, लेकिन फिर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई, और इसीलिए डेट बहुत अहम थी। इसलिए इसे फोर्स उसी दिन लाया गया, और हम लोग अपना रिपब्लिक डे तभी मनाते हैं। सोचिए, रिपब्लिक डे क्यों? क्योंकि रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो हेड होगा वो हम में से ही चुन के जाएगा, कोई मोनार्कियल हेड नहीं होगा, डायनेस्टिकल हेड नहीं होगा। एनीवेज, तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है प्रियम्बल को लेके शुरुआत में मिक्स रहा। जैसे 1960 में जो बेरूबारी यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया जो केस था, एन एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स जो केस था, उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा प्रियम्बल है वो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये ऐसा स्टेटमेंट था, क्योंकि उस समय पेश नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने फैक्ट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको वोटिंग के लिए डाला गया था। जी हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जैसे कि सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हर एक आर्टिकल पे विचार विमर्श करके वोटिंग की थी, वैसे ही प्रियम्बल पे भी ये किया गया था, वोटिंग ली गई थी। और ये बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को जाना, कंसिडरेशन में लिया और अपना स्टेटमेंट चेंज किया, स्टैंड चेंज किया केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। और उन्होंने कहा कि दिस प्रियम्बल इज द की टू अनलॉक द मेकर्स माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जनक थे, जो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनके माइंड्स को जानना, अनलॉक करना, इसके पीछे प्रियम्बल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड प्रियम्बल की अगर मैं बात करूं तो इट इज नॉट फोर्सेबल इन लॉ, इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसको फोर्स नहीं कर सकते, मींस ऐसा नहीं कह सकते कि प्रियम्बल में ऐसा लिखा है, मेरे साथ गलत हुआ, नहीं। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करना पड़ेगा। बट प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को, हार्ट को बताता है। सो दैट इज व्हाई प्रियम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि प्रियम्बल ऑफ इंडिया was the concept borrowed फ्रॉम द यूएसए। हमने ये कॉन्सेप्ट यूएसए से बोरो किया। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो। एंड वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि जैसे मैंने कुछ एक माइलस्टोन केसेस की बात की, बेरूबारी बेरूबारी केस, बेरूबारी यूनियन केस, केशवानंदा भारती केस, है ना, लिली थॉमस केस, तो इन सारे केसेस के बारे में भी अगर आप वीडियोस चाहते हैं, या फिर जो भी आप नेक्स्ट वीडियो जिस बारे में भी चाहते हैं, प्लीज टॉपिक में जाइए, कमेंट्स में जाइए और उन टॉपिक्स को कमेंट्स कीजिए। बताइए जरूर कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।